नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रूप में भी जानते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न होती है और उसी बाधा को हम रेजिस्टेंस के रूप में जानते हैं। अर्थात किसी भी चालक में प्रवाहित धारा का मान रेजिस्टेंस की वैल्यू पर निर्भर करता है। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस अधिक है तो उसमें कम मान की धारा प्रवाहित होगी और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी। हम चालक और कुचालकों के बारे में जानते हैं। चूंकि चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और कुचालकों में जो प्रवाहित धारा होती है वो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुचालकों का प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है, जिसे कि एक वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। और हम एक ओम को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक बल्ब को एक सेल से जोड़ा गया है और इस सेल की जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की है। तो हम कह सकते हैं कि इस बल्ब का प्रतिरोध 1 ओम है, अर्थात 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध होता है जिस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 2 चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, अर्थात जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम दोनों को एक साथ लिखते हैं R समानुपाती L अपॉन A, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं इस रिलेशन से। हम इसमें L का मान अगर 1 मीटर रख दें, अर्थात हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो चालक की जो लंबाई है वो 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर और जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। या फिर हम इसको सेंटीमीटर की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम L जो हमारा चालक है उसकी लंबाई अगर हम 1 सेंटीमीटर रखें और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें, तो हम उससे जो है चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पर एक और ए की वैल्यू भी अगर हम 1 रखेंगे और एल की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो आर इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा, अर्थात रो उस चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका जो यूनिट होती है वो ओम इंटू सेंटीमीटर होती है। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ जो है वो ओम नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया एक तरीके का रिलेशन होता है जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर में, चालक में जो धारा प्रवाहित की जाती है और उस पर जो वोल्टेज लगाई जाती है, तो चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाने पर उसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो धारा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ 1/R कांस्टेंट आ जाता है और R यहाँ पर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है। तो ओम के नियमानुसार हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है I बराबर V अपॉन R। इस रिलेशन को हम 3 टर्म्स में लिख सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर, और R के लिए भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं R बराबर V अपॉन I। स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस की जब डेफिनेशन दी थी तो इसी फॉर्मूले का यूज करके दी थी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। इट मीन्स अगर किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती है तो उसमें 1 ओम का प्रतिरोध होगा। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से कॉम्बिनेशन इनका होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम 2 या 3 या 3 से अधिक रेजिस्टेंस को 1 या 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को जो इस प्रकार से जोड़ते हैं कि चालक का चालक का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे चालक के पहले सिरे से और दूसरे चालक का दूसरा सिरा तीसरे चालक के पहले सिरे से जुड़ता है, और इस प्रकार हमारे पास एक सीरीज हमें प्राप्त हो जाती है। और इन तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं उनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है और एक की से जोड़ दिया गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में जो धारा रहती है वो समान रहती है, परंतु तीनों ही सिरों पर जो वोल्टेज होती है V1, V2 और V3 वो अलग अलग होती है। तो हम ओम का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वो V1 बराबर I इंटू R1 होगी। इसी प्रकार से R2 सिरे पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो V2 बराबर I इंटू R2 होगी, और R3 सिरे पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो V3 बराबर I इंटू R3 होगी। और जो टोटल विभवांतर होगा V यहाँ पर जो कि बैटरी द्वारा लगाया गया है वो तीनों रेजिस्टेंस पर विभवांतर के योग के बराबर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब इसमें हम V1, V2 और V3 के ये मान जो ओम के नियमानुसार हमें मिले हैं रख देते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम इन तीनों में से I कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है सिंबल I इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये हम मानते हैं कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं उनका इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है वो RS है। अगर ये माना जाए तो इन तीनों रेजिस्टेंस के स्थान पर हम यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस RS लगा देंगे, और उससे भी हम ओम के नियमानुसार उसके सिरों पे भी अगर हम विभवांतर निकालेंगे टोटल विभवांतर V तो वो I इंटू RS होगा, और उस विभवांतर को हम यहाँ पर रख देते हैं V बराबर I इंटू RS, और ये इसके बराबर होता है इस V के IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और कॉमन ले लिया था हमने तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ पर आ जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। और अगर हमने जो सर्किट के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रतिरोध लिए हैं, माना हमने n प्रतिरोध लिए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN होगा। तो इस प्रकार हमने देखा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें अगर हम 2 से अधिक प्रतिरोध लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। अर्थात जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जो तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के मान से अधिक होगा। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। इसमें भी हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो सभी प्रतिरोध होते हैं उनके एक सिरा एक बिंदु पर और उन सबके दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर होते हैं, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि इन तीनों के तीनों प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान तो समान होता है V, परंतु इनमें धारा का मान जो है वो I अलग अलग होता है। यहाँ हम किरचॉफ के नियम से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल धारा जो I प्रवाहित हो रही है और इन सिरों में जो धारा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो I1, I2 एंड I3 हो रही है, देन I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। और हम तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में जो धारा है वो ओम के नियम अनुसार निकाल सकते हैं। जैसे R1 रेजिस्टेंस में जो धारा है वो होगी I1 बराबर V अपॉन R1, I2 रेजिस्टेंस में होगी V अपॉन R2 एंड I3 रेजिस्टेंस में होगी V अपॉन R3। चूंकि टोटल जो करंट है वो इस रिलेशन से दी गई है तो हम इसमें जो है I1, I2, I3 के मान रख देंगे, और अगेन हम ये मानेंगे कि इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो RP है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए उसको RP से लिख दिया है। अगर तुल्य प्रतिरोध RP है
तो हम इस सर्किट में इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे और उस पर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे और उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो I इज इक्वल टू क्या होगी, V अपॉन RP होगी। और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है, V अपॉन RP। V हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये तीनों रेजिस्टेंस लगाए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर हमें जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ है, तो हम देखते हैं कि उस तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है, वो इन तीनों प्रतिरोधों के इन्वर्स के योग के बराबर होता है। और अगर हम सर्किट में बहुत अधिक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम Rn तक एक्सटेंड कर सकते हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें तुल्य रेजिस्टेंस जो है, जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं उन प्रतिरोधों के जो इन्वर्स का योग है वो तुल्य प्रतिरोध का जो इन्वर्स है उसके बराबर होता है। और तुल्य प्रतिरोध में जो प्रतिरोध का मान होता है तो वो कम हो जाता है, अर्थात इसका मान जो आरपी का मान होगा वो प्रत्येक जो प्रतिरोध का मान है उससे कम होगा। इस प्रकार हम अगर हमारे किसी सर्किट में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं तो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके जो है उस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।